हेलो स्टूडेंट्स, पिछली वीडियो में हमने पढ़ा कि किस तरह से हम निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को उनके अयस्कों से अलग करते हैं, उनके अयस्कों से हम उनका निष्कर्षण करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि जो मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं उनका निष्कर्षण उनके अयस्कों से कैसे किया जाता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में जो धातुएं आती हैं जैसे आयरन, जिंक, लेड, कॉपर, इनकी अभिक्रियाशीलता मध्यम होती है। प्रकृति में ये प्राय सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती है। ठीक है, ये भी मैंने आपको बताया था। यहाँ पर दो ही बताए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया था कि या तो ऑक्साइड के रूप में या सल्फाइड के रूप में या कार्बोनेट के रूप में ये मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशीलता की धातुएं पाई जाती हैं। जैसे जिंक का कार्बोनेट हमें मिलता है भूपर्पटी से, जिंक का सल्फाइड भी हमें मिलता है। ठीक है, ऐसे ही जो आयरन है, आयरन का ऑक्साइड हमें बहुत मात्रा में प्राप्त होता है। हम आयरन को उसके ऑक्साइड से ही निकालते हैं। जिंक को जिंक सल्फाइड से भी निकाल सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, और जिंक कार्बोनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। मतलब ज़्यादातर जो है हमें इन धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में ही इनके अयस्क मिलते हैं। सल्फाइड या कार्बोनेट की तुलना में धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना आसान है। आपने पिछली वीडियो में देखा कि कैसे हमने जब मरकरी के सल्फाइड को वायु में गर्म किया तो वो ऑक्साइड में बदला पहले, ठीक है, और सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनी। लेकिन जब इसको गर्म किया तो क्या हुआ, सीधा ऑक्सीजन तो उड़ गई और हमारे पास क्या रह गया, मरकरी, पारा रह गया। तो सल्फाइड से धातु को प्राप्त करना थोड़ा लंबा है। आप देखो, दो स्टेप्स में हुआ हमारा, एक स्टेप और ये दूसरा स्टेप, जबकि इसको इसके ऑक्साइड से प्राप्त करना काफ़ी आसान है। ये तो सिर्फ एक ही स्टेप में हो गया, एक ही चरण में हो गया ये। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है कि धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करना ज़्यादा आसान है, जबकि उसके सल्फाइड और कार्बोनेट की तुलना में। इसलिए क्या किया जाता है, पहले धातु के सल्फाइड या कार्बोनेट को उसके ऑक्साइड में बदला जाता है रासायनिक अभिक्रिया करवाकर। जैसे मान लो मुझे जिंक का सल्फाइड मिला है भूपर्पटी से, तो पहले मैं इसको इसके ऑक्साइड में बदलूंगी, क्योंकि इससे धातु को प्राप्त करना बहुत आसान है। और अगर मुझे जिंक का कार्बोनेट मिला है तो उसको भी मैं पहले जिंक के ऑक्साइड में बदलूंगी, क्योंकि इससे धातु को प्राप्त करना काफ़ी आसान है। ठीक है, तो ये यही कहना चाह रहा है कि अगर हमें मध्यम अभिक्रियाशील श्रेणी की जो धातुएं हैं वो उनके सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में मिलती हैं, तो उनसे धातु का निष्कर्षण करना थोड़ा मुश्किल है, जबकि ऑक्साइड से धातु का निष्कर्षण करना आसान है। इसलिए धातुओं के सल्फाइड या कार्बोनेट अगर हमें मिले हैं तो उनको हम पहले उनके ऑक्साइड में बदलते हैं, ताकि धातु को प्राप्त करना उससे आसान हो जाए। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया जाता है, दो तरीके से हम ऐसा कर सकते हैं, और वो दो तरीके क्या हैं आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है। वो दो तरीके ये हैं कि सल्फाइड जो होते हैं ना, उनको तो धातु की उपस्थिति में गर्म किया जाता है। ठीक है, जो सल्फाइड अयस्क हमें मिलते हैं भूपर्पटी से, उनको जब हमें ऑक्साइड में बदलना है तो उन्हें ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है अधिक ताप पर, और इसको बोलते हैं भर्जन। ठीक है, तो आप इसको मैं आपको ये समझाती हूँ। आप इसके लिए मैं आपको एक हिंट दे रही हूँ, मतलब आप एक ट्रिक है ये एक तरह से, जिससे आप इसको याद कर रख सकते हो। अब अगर मुझे जिंक सल्फाइड के रूप में मिला, मुझे इसको बदलना है इसके ऑक्साइड में। ठीक है, तो ऑक्साइड में बदलने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है, इसलिए मुझे बहुत अधिक मात्रा में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी। ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैं जब इसको गर्म करती हूँ तो ये प्रक्रिया जो है ये भर्जन कहलाती है। तो भर्जन क्या है, आपको ये ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये, क्योंकि एग्ज़ाम्स में भर्जन और निस्तापन में डिफरेंस आ जाता है, दोनों में अंतर लिखना आ जाता है, तो आपको ये आना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। 1 मार्क के क्वेश्चन में भी डेफिनेशन पूछ ली जाती है।
इसलिए भर्जन और निस्तापन में अंतर पता होना आपको बहुत ज़रूरी है। भर्जन क्या है? जब धातु के सल्फाइड को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म किया जाता है तो इसे भर्जन कहते हैं। जबकि धातु के कार्बोनेट को, अब कार्बोनेट में तो पहले से ही ऑक्सीजन है, इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, तो इसलिए इसको गर्म करते हैं, ज़्यादा तेज़ गर्म करते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की कम उपस्थिति में, ऑक्सीजन की कमी में, ऑक्सीजन की कम मात्रा में। ठीक है, तब हम इसको, ये भी बदलेगा ऑक्साइड में ही, और साथ में यहाँ पर कौन सी गैस हमें प्राप्त होगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जबकि यहाँ पर हमें मिलेगी सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक है, और ये क्या है? ये है निस्तापन। आपको ये ध्यान रखना है कि जब धातु के सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन की अधिक मात्रा में गर्म किया जाता है तो इसे भर्जन कहते हैं, लेकिन धातु के कार्बोनेट को जब ऑक्सीजन की कम मात्रा में बहुत अधिक गर्म किया जाता है तो इसे निस्तापन कहते हैं। तो अंतर क्या हो गया कि भर्जन जो है वो ऑक्सीजन की बहुत अधिक मात्रा में होता है, जबकि निस्तापन के लिए ऑक्सीजन की सीमित आवश्यकता होती है। भर्जन के लिए जो तापमान है वो थोड़ा कम होता है, निस्तापन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। भर्जन सल्फाइड अयस्क से ऑक्साइड बनाने के लिए किया जाता है, जबकि निस्तापन कार्बोनेट अयस्क से ऑक्साइड बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है इनके डिफरेंसेस। तो आप देखिए ये दिया हुआ है, यही जिंक का उदाहरण लेकर ये समझाया हुआ है। इसके बाद कार्बन जैसे, अब क्या हुआ? हमें मिल गया ऑक्साइड, हमें ऑक्साइड मिल गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है? इस ऑक्साइड में से हमें जिंक को अलग करना है, क्योंकि हम तो जिंक प्राप्त करने के लिए ये सारा काम कर रहे हैं ना, धातु प्राप्त करने के लिए हम ये सारी अभिक्रियाएं करवा रहे हैं। तो अब इसके ऑक्साइड में से जिंक को प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन को निकालना ज़रूरी है, ऑक्सीजन को अलग करना ज़रूरी है। और किसी ऑक्साइड में से, किसी भी यौगिक में से ऑक्सीजन को अलग करना, इसे क्या बोला जाता है? इसे बोला जाता है अपचयन। आपने अपचयन उपचयन के बारे में पढ़ा हुआ है। इंग्लिश में हम इसको रिडॉक्स अभिक्रियाएं भी कहते हैं, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन भी कहते हैं। तो जो किसी भी पदार्थ में से, अगर हमें किसी भी यौगिक में से ऑक्सीजन को अलग करना है तो उसे अपचयन कहा जाता है। और अपचयन करवाने के लिए एक बहुत अच्छा पदार्थ, अपचायक हमारे पास होना चाहिए, जो कि अपचयन को बहुत जल्दी करवा दे। और उसके लिए जो बहुत अच्छा एक अपचायक है वो है कार्बन। ठीक है, इसके बाद कार्बन जैसे, जो हमें ये ऑक्साइड मिल गया, इसको कार्बन जैसे उपयुक्त अपचायक का उपयोग करके धातु ऑक्साइड से धातु प्राप्त किया जाता है। तो आप ये देखो क्या करते हैं, ऑक्साइड हमें मिल गया था, फिर कार्बन के साथ इसको गर्म किया जाता है, उससे कार्बन ने ऑक्सीजन ले ली जिंक ऑक्साइड में से, और जिंक हमें प्राप्त हो गया। लेकिन ये जो जिंक प्राप्त हुआ है हमें, ये शुद्ध नहीं है। शुद्ध मतलब कि अभी भी इसके साथ कुछ अशुद्धियाँ लगी हुई हैं। हम अभिक्रिया में तो जिंक ही दिखा रहे हैं, लेकिन अभी भी इसमें काफ़ी सारी अशुद्धियाँ हैं, और इन अशुद्धियों को दूर करने के लिए इनका परिष्करण किया जाता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि धातुओं का निष्कर्षण जो है वो 3 चरणों में होता है। पहला चरण अयस्कों का समृद्धिकरण, दूसरा चरण है उपचयन। ठीक है, पहले उपचयन होता है, फिर अपचयन होता है, या हम सीधा अपचयन भी लिख सकते हैं। दूसरा चरण है अपचयन, और तीसरा चरण है धातुओं का परिष्करण। दूसरे चरण में ही हमें धातु प्राप्त हो जाती है, लेकिन वो शुद्ध नहीं होती है, तो इसलिए उसको शुद्ध करने के लिए उसका परिष्करण किया जाता है। प्रथम अध्याय में दिए गए ऑक्सीकरण एवं अपचयन प्रक्रम से आप पहले भी परिचित हैं। ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण को उपचयन भी कहा जाता है। कार्बन का उपयोग करके धातु के ऑक्साइड को धातु में अपचयन करने के अलावा विस्थापन अभिक्रिया का उपयोग भी किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं विस्थापन अभिक्रिया के लिए हमें क्या करना होता है? एक अधिक अभिक्रियाशील धातु लेनी होती है।
आपके पास जैसे जिंक का ऑक्साइड है, आप अगर इसकी अभिक्रिया जिंक से कोई अधिक अभिक्रियाशील धातु के साथ करवा देते हैं तो वो अधिक अभिक्रियाशील धातु क्या करेगी, जिंक के ऑक्साइड में से जिंक को तो अलग कर देगी और खुद उसकी जगह पर आ जाएगी। तो हमें तो जिंक चाहिए था और वो हमें मिल गया। ठीक है, कार्बन का उपयोग, एक तो जो अपचयन करवाने का दो तरीके हैं। ठीक है, एक तो है कार्बन का उपयोग कर लिया जो कि अपचायक है, और दूसरा क्या है, एक अधिक अभिक्रियाशील धातु का उपयोग कर लिया जो कि विस्थापन करेगी और हमें हमारी धातु मिल जाएगी, और जो यौगिक हमें प्राप्त होगा वो उस अधिक अभिक्रियाशील धातु का प्राप्त होगा। और ये अधिक अभिक्रियाशील धातुएं कौन सी हो सकती हैं, सोडियम, कैल्शियम, एल्युमिनियम आदि। ठीक है, इनका अपचायक के रूप में प्रयोग किया जा सकता है क्योंकि ये निम्न अभिक्रियाशीलता वाली धातुओं को उनके यौगिक से विस्थापित कर सकती हैं। ठीक है, जैसे मैंगनीज डाइऑक्साइड को, मैंगनीज जो है ना वो कम अभिक्रियाशील धातु है, किससे, एल्युमिनियम से। इसको जब एल्युमिनियम चूर्ण के साथ गर्म करते हैं तो ये अभिक्रिया होती है, मैंगनीज ऑक्साइड प्लस एल्युमिनियम। इससे हमें क्या मिला, मैंगनीज अलग हो गया और एल्युमिनियम का ऑक्साइड बन गया। एल्युमिनियम अधिक अभिक्रियाशील था इसलिए उसने मैग्नीशियम को निकाल कर बाहर कर दिया और खुद उसकी जगह ले ली, और मैंगनीज हमें अलग मिल गया। ठीक है, ये विस्थापन अभिक्रियाएं अत्यधिक ऊष्माक्षेपी होती हैं। इसमें उत्सर्जित ऊष्मा की मात्रा इतनी ज़्यादा होती है कि धातुएं हमें गलित अवस्था में प्राप्त होती हैं। ये जो विस्थापन अभिक्रियाएं, मैं आपको एक बार ये करवाने के बाद दोबारा से ये स्टेप्स बताऊंगी। इसमें उत्सर्जित जो ऊष्मा होती है ये बहुत अधिक ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं हैं। जो विस्थापन अभिक्रियाएं होती हैं इनमें इतनी ऊष्मा होती है, उत्पन्न होती है कि जो हमें धातु मिली ना अलग होकर वो पिघल जाती है। इतनी ज़्यादा हम ऊष्मा निकलती है कि वो धातु हमें पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होती है। वास्तव में आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम को की अभिक्रिया का उपयोग रेल की पटरी और मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थर्मिट अभिक्रिया एग्ज़ाम में भी आ जाती है, तो ये इसका आंसर यहाँ से है, यहाँ तक। आयरन ऑक्साइड के साथ एल्युमिनियम की अभिक्रिया का उपयोग करते हैं तो इसे थर्मिट अभिक्रिया कहते हैं, और इसका उपयोग किया जाता है रेल की पटरी को जोड़ने में। जैसे रेल की पटरियाँ जब बिछाई जाती हैं ना तो अब एक लंबी तो होती नहीं है, टुकड़े टुकड़े होते हैं, लेकिन उनको जोड़ना पड़ेगा। उनको जोड़ने के लिए इसी अभिक्रिया का उपयोग करते हैं। ठीक है, एल्युमिनियम वहाँ पर ले जाते हैं तो वहाँ से पे क्या होता है कि जो लोहा है, जैसे इन दोनों को डालते हैं, इन दोनों के बीच में अभिक्रिया करवाते हैं तो लोहा बन जाता है, और लोहा पिघली हुई अवस्था में प्राप्त होता है। तो ये जो लोहा है ये उस जगह पे डाल देते हैं जो खाली होती है दो पटरियों के बीच में। ठीक है, और वहाँ पर पटरियाँ दो जो हैं वो जुड़ जाती हैं। ठीक है, या मशीनी पुर्जों की दरारों को जोड़ने के लिए, दरारें आ गई मान लो कहीं पर लोहे के पुर्जों में, तो उनके बीच में उनको जोड़ने के लिए, दरारों को ख़त्म करने के लिए भी इस अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो एक बार मैं आपको दोबारा से बता देती हूँ। मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशील जो धातुएं हैं उनके लिए या सबके लिए ही हम कह सकते हैं, पहला स्टेप आपको ध्यान रखना है, पहला स्टेप है अयस्कों का समृद्धिकरण। या हम कह सकते हैं इसको सांद्रण। ठीक है, तो हमें यहाँ से क्या होता है, अयस्क में से मिट्टी वगैरह जो अशुद्धियाँ होती हैं, गैंग, वो निकल जाता है। दूसरे स्टेप में हम क्या करते हैं, भर्जन या निस्तापन करके पहले ऑक्साइड प्राप्त करते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद जो हमें ऑक्साइड मिला उसका हम क्या करते हैं, अपचयन। अपचयन करने के दो तरीके हैं हमारे पास। जब हम मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं की बात कर रहे हैं ना तो हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो है हम कार्बन का यूज़ कर लें। ठीक है, कार्बन का यूज़ कर ले जैसे जिंक ऑक्साइड के साथ, तो हमें मिला जिंक प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड जो कि एक गैस है। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है, क्योंकि जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातुएं भी हैं, जैसे कि जिंक से ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु है एल्युमिनियम, एल्युमिनियम का उपयोग कर लेते हैं। एल्युमिनियम क्या करेगी, जिंक ऑक्साइड में से जिंक को विस्थापित कर देगी, जिंक बाहर निकल जाएगा और साथ में हमें मिलेगा एल्युमिनियम का ऑक्साइड Al2O3।
Al2, आप इसको साथ साथ लिख सकते हो, नोट कर सकते हो 3। ठीक है, तो ये हो गया अपचयन। तो हम मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण कर रहे हैं उनके अयस्कों से। तो पहले हमें उनका सांद्रण करना है, दूसरे स्टेप में हमें उनका अपचयन करना है, यानी कि ऑक्सीजन को उसमें से निकालना है उनके ऑक्साइड में से। और तीसरा जो चरण है वो होता है धातुओं का परिष्करण, क्योंकि हमें यहाँ से जो धातु मिली है ये अभी भी बिल्कुल शुद्ध नहीं है। 99% शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए इनका परिष्करण किया जाता है और वो बहुत ज़रूरी है। लेकिन परिष्करण के बारे में हम पहले जो है हम जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं, सबसे ऊपर जो धातुएं हैं उनके निष्कर्षण के बारे में पढ़ेंगे और फिर हम परिष्करण के बारे में पढ़ेंगे। अभिक्रियाशीलता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुएं बहुत अधिक अभिक्रियाशील होती हैं। इन्हें कार्बन के साथ गर्म करके इनके यौगिकों से प्राप्त नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये तो बहुत अभिक्रियाशील है। ठीक है, इसलिए इनको उनके अयस्कों में से अलग करना बहुत मुश्किल है। जैसे कि कार्बन के द्वारा हम सोडियम नहीं प्राप्त कर सकते हैं उसके अयस्क से, ना ही हम मैग्नीशियम प्राप्त कर सकते हैं उसके अयस्क से, ना ही कैल्शियम और ना ही एल्युमिनियम। इनके ऑक्साइड से इनको अलग करने के लिए, यानी कि सोडियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, और कैल्शियम ऑक्साइड, इनमें से हम जिंक, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम या कैल्शियम प्राप्त करने के लिए कार्बन का उपयोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन की बजाय ये धातुएं अधिक अभिक्रियाशील हैं। ये ऑक्सीजन के साथ ज़्यादा अच्छे से बंधी रहती हैं। इन धातुओं की बंधुता कार्बन की अपेक्षा ऑक्सीजन के साथ बहुत अधिक होती है। इसलिए अब इनको कैसे प्राप्त किया जाए, फिर इनके अयस्कों से इनका निष्कर्षण कैसे किया जाए, उसके लिए विद्युत अपघटनी अपचयन द्वारा इनको प्राप्त किया जाता है। विद्युत, आपने याद रखना, ये विद्युत अपघटनी अपचयन। अपचयन तो करवाया जाएगा लेकिन विद्युत अपघटनी, ठीक है। उदाहरण के लिए सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम को उनकी गलित क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त किया जाता है। गलित का मतलब पिघला हुआ। जैसे मुझे सोडियम प्राप्त करना है सोडियम क्लोराइड से, तो मैं क्या करूँगी, मैं सोडियम क्लोराइड ले लूँगी और उसको पहले पिघला लूँगी और उसमें मैं 2 छड़ लगाऊँगी। ठीक है, 2 छड़ लगाऊँगी तो उन 2 छड़ों में से एक पर तो मुझे धातु मिल जाएगी और दूसरे पर मुझे क्लोरीन मिल जाएगी। तो ये आप देखो, इसमें ये डायग्राम दिखाया हुआ है, ये तो परिष्करण का है। तो मैं आपको ये बता देती हूँ इसके बारे में, ये कैसे होता है। ये आप देखो, आप इसको अपनी कॉपी में साथ साथ बना भी सकते हो या वीडियो पॉज करके बाद में ड्रॉ कर सकते हो, ये देखने के बाद, समझने के बाद। जैसे मैंने क्या किया, मुझे जो है ना सोडियम क्लोराइड से सोडियम धातु प्राप्त करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, ये तो बहुत अभिक्रियाशील है, इसके ऑक्साइड में से कार्बन द्वारा इसको अलग नहीं किया जा सकता सोडियम को। इसके लिए मैं क्या करती हूँ, मैं एक ये बीकर लेती हूँ। इस बीकर में मैंने क्या ले लिया, सोडियम क्लोराइड ले लिया पिघली हुई अवस्था में। तो मैं ब्रैकेट में क्या लिख दूँगी, एल का मतलब लिक्विड। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, अब मैं इसमें 2 छड़ लगाऊँगी। 2 छड़ लगा दी ग्रेफाइट की, इनको इसमें डिप कर लिया। ठीक है, और इनको मैंने जोड़ दिया बिजली से, पावर से जोड़ दिया मैंने इनको तारों के द्वारा। ठीक है, अब ये जो लंबे वाला जो इसका पार्ट होता है उसको हम प्लस से लिखते हैं और जो छोटे वाला होता है उसको हम माइनस से लिखते हैं। ठीक है, अब सोडियम क्लोराइड जब हमने लिक्विड स्टेट में लिया ना, तरल अवस्था में, तो क्या होता है, इसमें से सोडियम आयन अलग हो जाते हैं और क्लोराइड आयन अलग हो जाते हैं। अब ये धनायन है, इस पर धनावेश है, तो धनावेश किसकी तरफ आकर्षित होता है, ऋण आवेश की तरफ। तो जो ये वाला, ये आप देख रहे हो ना, इधर ऋण है और इधर धन है, तो ये वाली जो छड़ है ये तो ऋण है। तो सोडियम जो आयन है, सोडियम जाएगा इसकी तरफ, सोडियम आयन Na+, इसकी तरफ जाएंगे, इस छड़ की तरफ। और जो क्लोराइड आयन है इसके अंदर, क्योंकि वो नेगेटिव है इसलिए वो ये पॉजिटिव छड़ की तरफ जाएंगे।
ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम बना सकते हो या आप इसको एक बार दोबारा से समझ लो। ये हमने लिया पिघला हुआ सोडियम क्लोराइड द्रवावस्था में, फिर हमने इसके अंदर 2 छड़ लगा दी ग्रेफाइट की, ठीक है, और इनको हमने एक पावर सोर्स से जोड़ दिया, ठीक है। और ये जो लंबे वाला है उस साइड है प्लस और छोटे वाला है उस साइड है माइनस। ये आप विद्युत चैप्टर में पढ़ेंगे अच्छे से। तो अब ये जो सोडियम क्लोराइड है ना, इसके अंदर जब इसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है, जब हम ये स्विच ऑन कर देते हैं ना, विद्युत धारा बहनी शुरू हो जाती है, तो जो सोडियम क्लोराइड था वो टूट जाता है सोडियम आयन और क्लोराइड आयन। सोडियम आयन जो है वो धनावेशित है और क्लोराइड आयन ऋणावेशित है। अब जो क्लोराइड आयन है और जो सोडियम आयन है हमारे पास, सोडियम आयन जो है वो तो जाएंगे ऋणावेशित छड़ के पास। ऋणावेशित छड़ ये है, सोडियम आयन यहाँ जाएंगे और क्लोराइड आयन जो है वो यहाँ जाएंगे। सोडियम आयन इस छड़ पर जाएंगे, नेगेटिव वाली छड़ पर, और वहाँ जाकर ये धातु में बदल जाएंगे। अभी तो ये आयन है, इस छड़ पर जाकर ये धातु में बदल जाएंगे। और क्लोरीन आयन जो है, क्लोराइड आयन जिनको हम कहते हैं, वो इस धन आवेशित छड़ पर जाकर क्लोरीन गैस में बदल जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद होगा कि जो सोडियम आयन नेगेटिव वाली छड़ पर गए थे, वहाँ जाकर इनको एक इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो गया। इनको एक इलेक्ट्रॉन, ये प्लस का मतलब है कि प्राप्त हो गया, ठीक है, ये आयन है, और ये बदल गया किसमें? सोडियम धातु में। सोडियम धातु इसके ऊपर जम गई। और जो क्लोराइड आयन था ये जाता है धनावेशित छड़ पर, ये एक इलेक्ट्रॉन छोड़ देता है और Cl बन जाता है। जब ऐसे ऐसे 2 Cl मिलते हैं तो ये क्लोरीन गैस बन जाती है, Cl2, ब्रैकेट में हम लिखेंगे इसके G, ठीक है। इस तरह से हमें सोडियम धातु प्राप्त हो जाती है, ठीक है। तो इसको हम पढ़ते हैं जो दिया हुआ है इसमें कि कैथोड पर, हाँ, ये जो नेगेटिव वाली छड़ है, ऋण आवेशित छड़ है, वो उसको कैथोड कहते हैं और धन आवेशित छड़ को एनोड कहते हैं। ये भी आपने याद रखना है। कैथोड पर सोडियम धातु प्राप्त हो जाएगी हमें और एनोड पर क्लोरीन गैस प्राप्त हो जाएगी। इसी प्रकार एल्युमिनियम को अगर हमें प्राप्त करना है एल्युमिनियम ऑक्साइड से, तो हम एल्युमिनियम ऑक्साइड को पिघली हुई अवस्था में लेते हैं और उसका अपघटन करते हैं, जिससे हमें एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो ये था अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का निष्कर्षण उनके अयस्कों से, जिनको कि हम किसी भी अपचायक का प्रयोग करके प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम उनके अयस्कों को पिघली हुई अवस्था में लेकर उनका विद्युत अपघटनी अपचयन करवाते हैं। अब जो हमें धातुएं मिली हैं वो 99% शुद्ध नहीं हैं। ऊपर वर्णित विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती हैं। इनमें अपद्रव्य यानी कि अशुद्धियाँ होती हैं, उन अशुद्धियों को हटाकर ही हमें शुद्ध धातु मिलेगी। धातुओं से उन अशुद्धियों को हटाने के लिए सबसे अधिक जो प्रचलित विधि है वो है विद्युत अपघटनी परिष्करण। जैसे अभी हमने विद्युत अपघटनी अपचयन किया है ना, उसी तरह से यहाँ पर भी हम विद्युत धारा का प्रयोग करेंगे, पावर का प्रयोग करेंगे, पावर सोर्स का प्रयोग करेंगे, यानी कि बिजली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो उसी टाइप का ही है थोड़ा थोड़ा कि कैथोड होगा, इसमें भी एक एनोड होगा। जो ऋण आवेशित छड़ है वो कैथोड है, जो धन आवेशित छड़ है वो एनोड है, ठीक है। तो लेकिन यहाँ पर सिर्फ एक फ़र्क है, उसमें हमने जो छड़ें ली थी वो ग्रेफाइट की थी। मैंने बताया था बीच में कि ग्रेफाइट की हम छड़ लेते हैं, लेकिन यहाँ पर हम ग्रेफाइट की छड़ें नहीं लेंगे। यहाँ पर जो 2 छड़ हम लेते हैं, एक छड़ हम लेते हैं शुद्ध धातु की बिल्कुल, जो हमारे पास पहले से ही है, और एक छड़ हम बनाते हैं अशुद्ध धातु की, जिसको कि हमें शुद्ध करना है। जो हमें ऊपर से प्राप्त हुई है ना अशुद्ध धातु,
जिसमें से कि हमने अशुद्धियाँ निकाल कर उसको शुद्ध करना है। एक छड़ तो हम उसकी बनाते हैं और उसकी छड़ हम बनाते हैं एनोड, यानी कि धन आवेशित छड़ जो होगी, जो बैटरी के धन सिरे से जुड़ी होगी, वो तो है एनोड, यानी कि, और एनोड को किसकी बनाई जाएगी? अशुद्ध धातु की। और शुद्ध धातु का क्या बनाया जाएगा? उसका बनाया जाएगा कैथोड। इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कॉपर, जिंक, टिन, निकल, सिल्वर, गोल्ड जैसी धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटन द्वारा किया जाता है। इसमें अशुद्ध धातु को एनोड और शुद्ध धातु को की पतली परत क्यों लेते हैं ये अभी मैं बताऊंगी, कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग किया जाता है। मतलब कि अगर आपको कॉपर का परिष्करण करना है ना, कॉपर धातु को शुद्ध करना है, तो जो आप इसमें घोल लोगे ना, जो आप इसमें द्रव डालोगे, वो कॉपर का ही कोई यौगिक का द्रव होना चाहिए, विलयन होना चाहिए। तो इस बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी मैंने आपको पहले दिखाया था, उस तरह से ही ये उपकरण लगा लिया जाता है। आप देखो इसमें 2 छड़ हैं, ये है एनोड, और एनोड किसकी है? एनोड है अशुद्ध धातु की, ठीक है, और कैथोड है शुद्ध धातु की। यहाँ पर पतली या मोटी नहीं दिखाई हुई है और आपको वो दिखाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है, सिर्फ आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो और इसमें इन दोनों को हमने किससे जोड़ दिया? एक तो ये पावर से जोड़ दिया और यहाँ पर लगा लिया बटन, यानी कि स्विच। कुंजी का मतलब है स्विच, जिसको ऑन या ऑफ करते हैं। आपने स्विच ऑन किया, विद्युत धारा प्रवाहित होनी शुरू हो गई, ठीक है। और ये जो हमने इसमें द्रव लिया हुआ है ना, ये द्रव किसका है? मैंने आपको अभी बताया था कि अगर मैं कॉपर का परिष्करण कर रही हूँ ना, तो यहाँ मुझे कॉपर का ही कोई विलयन लेना है। जैसे मैंने कॉपर सल्फेट का ले लिया, नीला दिखाया हुआ है ना, कॉपर सल्फेट का विलयन नीले रंग का होता है, तो मैंने कॉपर सल्फेट का ही विलयन यहाँ से ले लिया। विलयन में से क्या होगा कि कॉपर आयन निकलेंगे, क्योंकि कॉपर भी है विलयन में, सल्फेट भी है। विलयन में से कॉपर आयन निकलेंगे और वो कहाँ जाएंगे? वो जाएंगे किस पर? विलयन में से जो कॉपर आयन निकलेंगे वो जाएंगे कैथोड पर, ठीक है, वो कैथोड पर जाएंगे। अब लेकिन विलयन में कॉपर आयन कम हो गए, कॉपर आयन विलयन में से चले गए, तो विलयन में कॉपर आयन कम हो गए, तो इस ये जो एनोड थी ना, जो अशुद्ध धातु की है, इसमें से सिर्फ कॉपर निकल कर आएगा। कॉपर के साथ अशुद्धियाँ भी हैं, लेकिन इसमें से ये थोड़ा सा पिघलेगी भी नहीं, जैसे गलेगी। इसमें से जो कॉपर आयन है, वो कॉपर आयन जो है वो इसमें आ जाएंगे, घोल में आ जाएंगे। जो कुछ कॉपर आयन घोल में से निकलकर कैथोड पर चले गए थे, उनकी जगह लेने के लिए एनोड से कुछ कॉपर आयन घोल में आ जाएंगे, और जो अशुद्धियाँ थी वो इसके नीचे यहाँ पर इकट्ठे हो। ये आप देख रहे हो ना, ये अशुद्धियाँ हैं, जिसको अपद्रव्य लिखा हुआ है अशुद्धियाँ, और इसका नाम दिया हुआ है एनोड पंख। पंख का मतलब होता है कीचड़। आपने कमल का सुना होगा, कमल को पंकज भी कहते हैं। पंकज मतलब पंख जमा ज, पंख में जन्मा हुआ, कीचड़ में जन्मा हुआ, ठीक है। तो कीचड़ हम इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये अशुद्धियाँ हैं, एनोड के नीचे इकट्ठी हो रही हैं, इसलिए इसको एनोड पंख कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से क्या होगा, धीरे 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 जो एनोड है वो तो पतली होती चली जाएगी, ठीक है, और कैथोड मोटी होती चली जाएगी, क्योंकि कैथोड पर तो कॉपर जमा होता जा रहा है, जबकि एनोड से कॉपर निकलता जा रहा है, अशुद्धियाँ भी निकलती जा रही हैं। इसलिए कैथोड पतली ली थी, शुद्ध धातु की जो हमने छड़ ली थी वो पतली बनाई थी, क्योंकि बाद में उसके ऊपर जब और कॉपर इकट्ठा हो जाएगा तो वो मोटी हो जाएगी। तो हम क्या करते हैं, इस तरह से बार बार एक एनोड आपने यूज़ कर ली, अशुद्ध धातु की छड़, उसको हटा दिया, फिर दूसरी अशुद्ध धातु की छड़ ले आए, मतलब उसी अशुद्ध धातु की दूसरी छड़ लगा दी। इस तरह से बार बार बदल बदल के हम पूरी अशुद्ध धातु को शुद्ध कर सकते हैं, ठीक है। एक बार ये पढ़ लेते हैं हम, जो मैं आपको बता रही थी। अशुद्ध धातु को एनोड तथा शुद्ध धातु को की पतली परत को कैथोड बनाया जाता है। धातु के लवण विलयन का उपयोग विद्युत अपघट्य के रूप में होता है। जब उसमें से धारा प्रवाहित होती है तो एनोड पर स्थित अशुद्ध धातु विद्युत अपघट्य में यानी कि विलयन में घुल जाती है, और इतनी ही मात्रा में शुद्ध धातु उस विलयन में से निकलकर कैथोड पर चली जाती है। और जो अशुद्धियाँ थी, जो अशुद्धियाँ विलयन में घुल रही हैं,
या निकल रही हैं वो तो विलयन में चली जाएंगी, लेकिन जो घुलती नहीं है वो उसी पर लगी रह जाएंगी। सॉरी, जो विलेय अशुद्धियाँ हैं जो घुल जाती हैं वो तो उस विलयन में घुल जाएंगी क्योंकि वो तो घुलनशील है, लेकिन जो घुलती नहीं है वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाएंगी और उसको हम बोलेंगे एनोड पंख। ठीक है, तो इस तरह से हम इसका परिष्करण कर सकते हैं। अब ये क्वेश्चंस हैं, निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज जो हमें धातुएं प्रकृति में हमें जिस रूप में अपने यौगिकों के रूप में प्राप्त होती हैं उन्हें खनिज कहा जाता है। और अयस्क क्या है? जिस खनिज में धातु की मात्रा बहुत अधिक हो और उसमें से धातु को निकालना लाभप्रद हो, उसे अयस्क कहते हैं। गैंग क्या है? जब भूपर्पटी में से अयस्कों को निकाला जाता है तो उसके साथ मिट्टी, रेत जैसी जो अशुद्धियाँ होती हैं उसे गैंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं, यानी कि स्वतंत्र अवस्था में, और वो है सोना और प्लेटिनम। धातु को उसके ऑक्साइड में प्राप्त करने के लिए किस रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है? धातु को उसके ऑक्साइड के, आपने पढ़ा कि धातु के सल्फाइड को भी ऑक्साइड में बदलते हैं और धातु के कार्बोनेट को भी ऑक्साइड में बदलते हैं, तो उस प्रक्रम को क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं अपचयन। लेकिन अपचयन 2 तरह का होता है, भर्जन और निस्तापन। ठीक है, ये क्वेश्चंस हैं तो आपने इनको अच्छे से करना है। तो हमने इस वीडियो में क्या सीखा कि मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशीलता की जो धातुएं हैं उनको हम किस विधि से उनका निष्कर्षण करते हैं, तो वो हमने पढ़ा भर्जन, निस्तापन करके उनको ऑक्साइड में बदलते हैं। फिर उस ऑक्साइड से अपचायक का प्रयोग करके अपचयन करते हैं उस ऑक्साइड का और हमें धातु मिल जाती है जो कि अशुद्ध होती है। फिर हमने पढ़ा कि जो सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातुएं हैं उनका निष्कर्षण कैसे करते हैं। उनका अपचयन तो हम करवा नहीं सकते हैं किसी भी अपचायक से क्योंकि वो बहुत अधिक अभिक्रियाशील है, और इसलिए उनका विद्युत अपघटनी अपचयन के द्वारा, जैसे मैंने आपको सोडियम क्लोराइड का उदाहरण लिया था कि सोडियम क्लोराइड को पिघली हुई अवस्था में लेते हैं, 2 छड़ लेते हैं ग्रेफाइट की, एक को पावर के, हमारी जो पावर है बैटरी है उसके धन आवेश से धन टर्मिनल से जोड़ते हैं, एक छड़ को ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं। तो जब उसमें से विद्युत धारा गुजारी जाती है तो जो सोडियम है वो कैथोड पर चला जाता है और जो क्लोरीन है वो क्लोराइड आयन है वो एनोड पर चले जाते हैं और वहाँ पर क्लोरीन गैस हमें मिलती है और कैथोड पर हमें सोडियम मिल जाता है। इस तरह से हमें अधिक अभिक्रियाशील धातुओं का हम निष्कर्षण कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा कि हमने किसी भी तरह से, चाहे हमें सबसे कम अभिक्रियाशील धातु का निष्कर्षण किया था, चाहे हमने अधिक अभिक्रियाशील धातु का किया था, या हमने मध्यम श्रेणी की अभिक्रियाशील धातु का किया था, जो भी हमने धातु का निष्कर्षण किया ना, उन सबसे मिलने वाली धातु बिल्कुल शुद्ध नहीं थी। तो उनमें से किसी का भी अगर आपको शुद्ध करना है तो उसको बोलते हैं परिष्करण। और सबसे अधिक अच्छा परिष्करण का मेथड है, तरीका है विद्युत अपघटनी परिष्करण। और उसके लिए हम जो हमारी अशुद्ध धातु है उसकी छड़ बनाते हैं एक, जिसको कि हम एनोड के रूप में व्यवस्थित करते हैं। एनोड क्या है? जो कि बैटरी के धन टर्मिनल से जुड़ी हुई है। और एक हम शुद्ध धातु की पतली छड़ लेते हैं जो कि बैटरी के ऋण टर्मिनल से जोड़ते हैं और उसको हम कैथोड बनाते हैं। और हमने उसी धातु का कोई विलयन, धातु के लवण का कोई विलयन हमने लेना है, और जब हम उसमें से विद्युत धारा गुजारते हैं तो एनोड से, यानी कि जो अशुद्ध धातु वाली छड़ थी उसमें से धातु निकलकर विलयन में आती है और उतनी ही धातु विलयन में से निकलकर कैथोड पर जमा हो जाती है। तो इस तरह से हम बार बार छड़ों को बदलकर सारी अशुद्ध धातु को शुद्ध कर सकते हैं। जो अशुद्धियाँ थी उसमें वो एनोड के नीचे इकट्ठी हो जाती हैं, जिसको हम एनोड पंख कहते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने ये सीखा, आप इसको अच्छे से पढ़ें, समझें, और मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको अच्छे से समझ आ जाए। लेकिन अगर फिर भी आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो प्लीज़ आप मेरे से पूछ सकते हो। ओके।